चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और इसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करनी है। अब जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करते हैं तो रिप्रोडक्शन के अंदर स्पेशल टाइप्स के सेल्स के बारे में बातें करेंगे, जिन्हें हम नाम लेके रखते हैं गैमीट्स का। अब गैमीट्स स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जिन्हें हम सेक्स सेल्स भी बोल के चलते हैं। कभी कभी बुक्स के अंदर सेक्स सेल्स भी लिखा होता है, लेकिन गैमीट्स वर्ड ज्यादातर लिखा होगा। अब गैमीट्स के पास ही डीएनए कोड होता है, जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास ऑन किया जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये डीएनए कोड मदर से भी मिलता है और फादर से भी मिलता है। मदर से कुछ आधा पार्ट मदर से मिलता है, आधा पार्ट फादर से मिलता है। टुगेदर ह्यूमन बींग्स के अंदर मेरे पास क्या निकल के आएंगे, 46 क्रोमोसोम्स निकल के आएंगे। 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम दी मदर निकल के आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम दी फादर निकल के आ जाएंगे। एट द टाइम 23 पेयर्स बोलना शुरू कर देते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स, बिल्कुल अपने जैसे ही तैयार करेंगे। अपने जैसे का यहां पर मतलब क्या निकल के आता है, ये चीज समझनी जरूरी है। अपने जैसे का मतलब ये निकल के आता है क्रोमोसोम्स का सेट। जैसे पहली जनरेशन के पास अगर 46 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, वो आगे अगर पास ऑन करता है गैमीट्स को, तो उस 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। उस सेंस में सिमिलैरिटी बोल के चल रहा हो। अगर उसके पास 46 क्रोमोसोम्स ही आगे पेयर ट्रांसफर कर रहा है, इट मींस उसके 2 हाथ होंगे, 2 आंखें होंगी, 1 नाक होगा, 2 कान होंगे, ये सारी चीजें होंगी। उसका स्केलेटन अगर देखा जाए बिल्कुल हमारे बॉडी के स्केलेटन जैसे ही होगा, अगर आप बिल्कुल अपने गैमीट से पास करने वाले। यहां पर सिमिलैरिटी का मतलब ये निकल के आता है। सिमिलैरिटी का मतलब यहां पर बिल्कुल नहीं निकल के आता है हाँ जैसे मेरी शक्ल है बिल्कुल वैसी ही शक्ल होगी। हाँ, कैरेक्टर्स मिलते जुलते नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। सिमिलैरिटी को यहां पर समझ के चलो, जब उसने बोला ना इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ, शक्लें नहीं मैच करनी, कैरेक्टर्स मैच करने हैं। कैरेक्टर्स इन द सेंस, अगर उसके पास एक दिल है उसके पास भी एक, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच करे। शक्ल अलग, वेरिएशन आएगी। वेरिएशन क्यों आती है आगे वो भी बता रहा है। डीएनए रेप्लिकेट्स, वेरिएशन आती क्यों है? शक्ल बिल्कुल हुबहू ऐसी शक्ल क्यों नहीं मिलती किसमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कहते हैं डीएनए अपने जैसे और डीएनए को तैयार करता है एंड फॉर्म द न्यू सेल्स कॉजिंग द वेरिएशन। वेरिएशन कैसे निकल के आती है? देखिए, बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स की बड़ी वेरिएशन निकल के आएगी कि किस टाइप पे बाहर प्रेशर क्या था, टेम्परेचर क्या, और बड़े फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं जब डीएनए अपने जैसा ही एक और डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है। उसके कारण हल्की फुल्की वेरिएशन निकल के आ जाती है, बट ये वेरिएशन आपको ऐसा नहीं है कि एक नई स्पीशीज ही पैदा करके दे देगा। हल्का फुल्का वेरिएशन आएगी, जैसे शक्ल में हल्की फुल्की चेंज आ जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी हो गया रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी जनरेशन की बात करूं, आपकी जनरेशन क्या है? स्क्रॉलिंग जनरेशन है, कि इन्हें स्क्रॉल करना बहुत पसंद है। और आपकी जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या निकल के आती है? आप इस जनरेशन को ज्यादा देर तक क्लासरूम के अंदर अटेंशन नहीं प्रोड्यूस करवा सकते, मतलब इन्हें बांध के रखना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इनके डिस्ट्रैक्शंस बड़ी होती हैं, ये बड़ी क्विक जनरेशन है। स्क्रॉल करना है, अगर तो अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा तो भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं साथ के साथ, ठीक है। ये क्या निकल के आ रही है? ये कंसंट्रेशन की वेरिएशंस निकल के आ रही हैं। इस चीजों की यहां पर बातें नहीं कर रहे हैं हम। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ कंपेयर करते हैं कि आज ही हमारी तो हम तो बैठते थे तो 4-4 घंटे तक पढ़ते रहते थे और आप बैठते हो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए पढ़ सकते हो, ये वाली बातें यहां पर नहीं चल रही। ये तो कंसंट्रेशन की बातें हैं। वो बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसी बातें नहीं। यहां पर सिमिलैरिटी का मतलब बस ये निकल के आता है कि बॉडी का डिजाइन सेम होगा। यहां पर इनके एक्सपीरियंसेस की बातें नहीं चल रही कि आपकी जनरेशन क्या एक्सपीरियंस कर रही है और आपके पेरेंट्स ने क्या एक्सपीरियंस किया है, उसके ऊपर बातें नहीं चल रही हैं। तो कभी कभी रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं ना वेरिएशन की, बच्चा इस चीजों के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। पर्सनल एक्सपीरियंस किसी एक जनरेशन का अलग हो सकता है, दूसरी जनरेशन का अलग हो सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस पास ऑन नहीं होते ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। सिर्फ सेल का डीएनए का कोड ही ट्रांसफर होता है और कुछ नहीं ट्रांसफर होता। Then variations are useful for the survival of the individuals and species over the time as well as on the basis of the evolution। बिल्कुल, अगर जिस हिसाब से तुम स्क्रॉल करते जा रहे हो ना, एक टाइम तो ऐसा निकल के आएगा एवोल्यूशन के बाद कि हाँ आपका अंगूठा यही करता रहेगा, पैदा होते ही अंगूठा ये करना शुरू कर देगा। एवोल्यूशन क्या है? सर्वाइवल के लिए जो बेसिक
चेंजेस निकल के आ रहे हैं बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, बेसिक चेंजेस अगर एक जनरेशन के अंदर निकल के आए हैं और अगर वो बेसिक चेंजेस गैमीट्स के अंदर भी आ जाते हैं, देखिए जब तक गैमीट्स के अंदर नहीं आएंगे, गैमीट्स क्या बोला मैंने, सेक्स सेल्स बोला, जब तक गैमीट्स के अंदर वो चेंजेस नहीं निकल के आएंगे ना, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले की बात करें तो पहले ह्यूमन बींग्स के जो पूर्वज निकल के आ रहे हैं उनकी बैकबोन क्या थी, बेंड थी। अब हमारी बैकबोन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है। ये क्या किया, ये एवोल्यूशन है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते जाते हमने ये एवोल्यूशन लिया, लेकिन ये एवोल्यूशन कब दूसरी जनरेशन में नजर आना शुरू हुआ, एकदम से नहीं आया, ओवर द टाइम इकट्ठे होते गए वेरिएशंस। लेकिन किसके अंदर ये वेरिएशन इकट्ठी हो रही है, गैमीट्स के अंदर। तो गैमीट्स के अंदर वेरिएशंस का इकट्ठा होना कंपलसरी है अगर आप चाहते हो कि कोई एक नया बिहेवियर या नया चेंज आपको अगली जनरेशन के अंदर देखना, उसके बगैर नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक चूहा लिया हमने, उसकी पूंछ काट दी। अब चूहे की पूंछ उसका लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसकी पूंछ कटने से उसके गैमीट्स के अंदर कोई चेंज नहीं निकल के आएगा। ठीक है, फर्दर वो अगर रिप्रोडक्शन करता है तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे उनकी पूंछ होगी, ऐसा नहीं है कि उसकी उनकी पूंछ नहीं होगी। तो यार इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना वेरिएशन के साथ। ठीक है, जो यहां पर एवोल्यूशन की बात हो रही है, एवोल्यूशन टेक 1000 ईयर्स किसी अगली जनरेशन में नजर आने में, 1000 ईयर्स ले लेती है। जिस हिसाब से हम सॉक्स वगैरह पहन के आजकल भागते हैं या चलते फिरते हैं, रनिंग भी अगर आप देखो ओलंपिक्स के अंदर सॉक्स वगैरह पहन के होती है, तो कहा जा रहा है कि अगला एवोल्यूशन जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर निकल के आएगा ना, तो पैर की उंगलियां के बीच में गैप खत्म हो जाएगा, वो सीधा पैर एक ही निकल के आएगा। तो अभी तो नहीं आ रहा है ना, वो पता नहीं कितने सालों बाद नजर आएगा। ये प्रेडिक्शन है हमारी कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स निकल के आता है, अपेंडिक्स आज भी है, लेकिन ओवर द ईयर्स अपेंडिक्स का हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं रहा। पहले डाइजेशन में यूज होता था, अब यूज नहीं रहा, लेकिन अपेंडिक्स अभी भी बॉडी के अंदर आ रहा है, लेकिन उसका यूज नहीं है। हाँ ये हो सकता है ओवर द ईयर जैसे उसका यूज खत्म हो गया, फिर बीच में चेंजेस आते 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 गैमीट्स के अंदर एक फर्दर चेंज आएगा, एक ऐसी जनरेशन आएगी जहां पर अपेंडिक्स आना ही बंद हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, कभी कभी स्वेल कर जाता है, पेट में बड़ी दर्द होती है, और अगर अपेंडिक्स फट जाए तो बंदे की डेथ हो जाती है, तो उससे पहले पहले ही ऑपरेट करके उसे कट कर दिया जाता है। लेकिन अभी अपेंडिक्स एक ऐसी चीज है हमारी बॉडी के अंदर जिसका हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं है। अब अगर उसका यूज कहीं ना कहीं आगे चल के गैमीट्स के अंदर जब वो चेंज आ जाएगा ना उसका, तो बॉडी के डिजाइन के अंदर वो चेंज आएगा कि अपेंडिक्स आना बंद हो जाएगा। लेकिन ये सडन चेंज नहीं होगा, इसके लिए काफी साल लगेंगे। तो नई स्पीशीज तब बनती है जब पर्टिकुलरली गैमीट्स के अंदर चेंज निकल के आ जाएगा, रिप्रोडक्शन के दौरान वो चेंज आगे अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके हम एवोल्यूशन के बारे में तो कोई बातें यहां पर करने नहीं वाले, फिर भी बच्चे को दिमाग में वेरिएशन को लेके कुछ डाउट्स निकल के आते हैं, इसलिए मैंने यहां पर कर दी है वो बातें। आगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या निकल के आएगी। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर मेरे पास दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन निकल के आती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल नाम से पता चल रहा है सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल नाम से पता चल रहा है दो पेरेंट होंगे, एक मदर होगी एक फादर होगी। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोल के चलते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिमिलैरिटी लगभग 99% के आसपास जाती है। मतलब के वेरिएशन बड़ी माइन्यूट से निकल के आती है। मतलब एक अगर बैक्टीरिया अपने जैसा और बैक्टीरिया तैयार कर रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर ही तैयार करेगा, इनके अंदर वेरिएशंस के चांसेस बड़े कम होते हैं। वेयरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मदर इज कमिंग फ्रॉम द अनदर बैकग्राउंड, फादर इज कमिंग फ्रॉम द अनदर बैकग्राउंड, तो उनके अंदर वेरिएशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहां पर हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करते हुए चल रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की बातें भी यहां पर करते हुए चल रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी मेरे पास क्या निकल के आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निकल के आएगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ए सिंगल इंडिविजुअल गिव्स राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बिल्कुल आइडेंटिकल ही होगा।
इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन। बिल्कुल, आप क्या करते हो, रात को सोने से पहले ना दूध को खट्टा लगा के सोते हो। खट्टा लगाने का मतलब क्या है, आगे चल के आप मॉर्निंग में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो दूध क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा, दही बन जाएगा। करते क्या हो, आप दूध के अंदर एक ड्रॉप बस दही की डाल देते हो, उसे हम खट्टा कहना शुरू कर देते हैं आम डेली लैंग्वेज के अंदर। तो उसके अंदर क्या क्या है, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है, एक रात के अंदर ही अपने जैसे और बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करता रहता है। तो क्या हो रहा है, बड़ी रैपिड रिप्रोडक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन बड़ी रैपिड हो रही है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में निकल के आता है, जहां पर हम चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन हमें बड़ी जल्दी जल्दी मिले, एक रात के अंदर अंदर ही पता नहीं कितने मल्टीप्लाई होके बन जाए, वहां पर ये वाली रिप्रोडक्शन यूज की जाती है। इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अडॉप्टेड बाय द लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहां पर क्या निकल के आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अंदर निकल के आता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Two individuals, one male and one female, are needed to give rise to the new individuals. और गैमीट्स होते हैं, मेल्स के अंदर गैमीट्स भी होंगे, फीमेल्स के अंदर गैमीट्स के होंगे। दोनों जब फ्यूज करते हैं, गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, तब जाके एक नया इंडिविजुअल बनता है। तब जाके मेरे पास क्या बनेगा, एक नया इंडिविजुअल बन के निकलेगा। देन न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर। अब सिमिलर और आइडेंटिकल के बीच में डिफरेंस देखिए। सिमिलर का आइडेंटिकल का मतलब वो निकल के आएगा हूबहू वैसा ही होगा। सिमिलर का मतलब क्या होगा, देखिए आप सभी की थोड़ी थोड़ी शक्ल अपने पेरेंट्स के साथ मिलती है, पूरे आइडेंटिकल तो नहीं हो। मतलब अगर आपके पापा खड़े हैं साथ में, अगर आप खड़े हो साथ में, मैं साथ में कह सकता हूं ये बेटा ये पापा है। शक्ल के अंदर वेरिएशन तो निकल के आएंगी, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी का बेसिक डिजाइन वो सिमिलर होगा। दो हाथ हैं, दो लातें हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं। लेकिन अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते मदर सेल कौन सा और डॉटर सेल कौन सा, वो बिल्कुल एक जैसे ही नजर आते हैं। लिटिल माइन्यूट सी वेरिएशन होगी अगर इन केस होती भी है। तो अगर कोई वेरिएशन नहीं निकल के आ रही, हल्का फुल्का शक्ल में भी चेंज नहीं निकल के आ रहा, तो हम वर्ड यूज कर लेते हैं आइडेंटिकल। लेकिन अगर बेसिक डिजाइन सेम है, बेसिक डिजाइन मतलब 46 क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के पास भी है, 46 क्रोमोसोम्स मेरे पास भी है, लेकिन हल्की हल्की शक्ल अलग है, तो हम वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं सिमिलर। कि बेसिक डिजाइन सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल देखने में हूबहू नहीं निकल के आ रहे हम, ठीक है। तो न्यू इंडिविजुअल इज जनरली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। बिल्कुल पेरेंट्स की तरह नहीं दिखेगा, हल्का हल्का पेरेंट्स की तरह ही दिखेगा, और बेसिक डिजाइन जो अंदरला डिजाइन है बॉडी का बिल्कुल वैसा ही होगा। देन आगे, इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस इन द स्पीशीज। स्पीशीज के अंदर आप जनरेशंस बहुत ज्यादा यहाँ पे तैयार कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन बींग्स के साथ बात करें, हमने डॉग्स की कितनी वेरिएशन तैयार की हुई है, हमने प्लांट्स की कितनी वेरिएशन तैयार की हुई है। ये वेरिएशन कैसे तैयार की हैं, याद रखिएगा ये सारी वेरिएशन हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प के साथ ही तैयार की हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज प्रोवाइड करके दे सकती हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है जहां पर हम खुद डिसाइड करते हैं कि यार उसका बेसिक डिजाइन, उसका बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं। तो यहां पर इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस इन दिस स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज हम अपने कंट्रोल के हिसाब से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम कह देते हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग। मैं तुम्हें यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। इन्होंने ना जेनेटिकल इंजीनियरिंग से कहानी भी तैयार की, हनी बी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह खुद ही डिजाइन किए इन्होंने। मतलब दो डिफरेंट रीजन्स में से हनी को लिया, हनी बी को लिया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, एक गैमीट तैयार कर दिया, वहां से गैमीट्स की फ्यूजन करके इन्होंने क्या कर दिया, एक नए तरीके का एक हनी बी तैयार किया। अब ये चाहते थे कि ऐसा हनी बी तैयार हो जो ज्यादा से ज्यादा हनी इकट्ठा करके दे। हुआ बिल्कुल ऐसा ही। इन्होंने हनी बी को तैयार किया और वो ऐसी हनी बी निकल के आई जो इतना ज्यादा हनी तैयार कर देती थी नेक्टर के अंदर कि बाकी दो जो जहां से जिनकी हेल्प के साथ उन्हें तैयार किया गया था उनसे तो ट्रेमेंडसली बहुत ज्यादा। लेकिन इस सारे चक्कर के अंदर नेचर है,
कुछ अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके अंदर आ गए। फॉर एग्जांपल, वो बहुत ज्यादा लड़ाकी निकल के आए। लड़ाकी वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब अगर उनके नेक्टर के पास कोई बंदा आता भी था ना, तो वो सारा का सारा ग्रुप अगर उसको घेर लेता था, वो तब तक उसे स्टिंक करता रहता था, डंग मारता रहता था, जब तक कि वो बंदा मर ना जाए। यार इसके कारण वो हनी बी को यूज नहीं कर सकते थे कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम स्पीशीज नहीं तैयार कर सकते हैं वेरिएशंस के साथ। अच्छा, उसके अंदर एक और प्रॉब्लम निकल के आती थी, अगर गलती से आप उसके नेक्टर के पास गए और भागना शुरू कर दिया कि चलो जी जान तो बच गई, मैं भाग तो जा, वो आपका पीछा 10 किलोमीटर तक करेगी। वैसे अमूमन जो नेचर ने हनी बीज तैयार किए हैं वो ऐसा नहीं करती, और वो सारा का सारा झुंड अगर आपको चिपक गया, वो आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी सांसें नहीं रुक जाती। तो ये वेरिएशंस वाले स्पीशीज हम तैयार कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और आज की डेट में हम बहुत ज्यादा यूज कर भी रहे हैं। ठीक है, हमने कोविड की मेडिसिन ऐसे ही तैयार की हुई है, वेरिएशंस के जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प के साथ। अडॉप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसके अंदर भी निकल के आएंगे मेरे पास मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला निकल के आता है पिजन। पिजन का मतलब ही यही है, दो पार्ट्स में डिवाइड होना। सन के अंदर क्या चल रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन FUSIN, फ्यूजन मतलब कंबाइंड होना, फ्यूजन मतलब डिवाइड होना। तो यहां पे आपको पता चल रहा है मेरे पास दो टाइप्स के पिजन्स निकल के आते हैं। एक बाइनरी पिजन, बाइनरी का मतलब ही क्या होता है? टू। बाइनोमियल पढ़ा ना मैथ्स के अंदर, पॉलिनोमियल्स के अंदर। बाई का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल्स आ जाएं। बाई का मतलब यहां पर क्या है? एक डॉटर सेल और एक मदर सेल, दो में कन्वर्ट हो जाए तो टू सेल्स आर फॉर्म्ड। एग्जांपल इसकी निकल के आएगी अमीबा। एग्जांपल्स याद करनी बड़ी कंपलसरी है इसके अंदर। देन मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड। एग्जांपल क्या निकल के आएगी? प्लाज्मोडियम। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये समझते हैं। पहले बाइनरी पिजन को देखते हैं। बाइनरी पिजन में क्या होता है? ये मेरे पास अमीबा है। अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ये न्यूक्लियस धीरे धीरे जब ये डॉटर सेल प्रोड्यूस करना चाहता है ना, तो सबसे पहले डिवाइड कौन होता है? न्यूक्लियस। धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर आपको डिवीजन नजर आनी शुरू हो जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा निकल के आएगा जब न्यूक्लियाई आपस में अपने आप को क्या कर देंगे? डिटैच कर देंगे, दो में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसका प्लाज्मोडियम, ये सूडोपोडिया, ये जो आउटर स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है ना इसका, ये अपने आप को क्या करना शुरू करेगा? डिवाइड करना शुरू करेगा। यहां पर यही दिखाया हुआ। और एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या करे? अब इसको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए इतना ये सारी चीजों के लिए, मिनट्स के अंदर ये आपस में ही रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, मिनट्स के अंदर ही। ठीक है, मतलब अगर ये बने हैं कुछ ही मिनट के बाद दोबारा इनके अंदर रिप्रोडक्शन अक्कर करनी शुरू हो जाएगी। और अगर मैं मल्टी पिजन की बात करता हूं, मल्टी पिजन में क्या होता है? अमीबा के अंदर पहले न्यूक्लियाई जितने मैक्सिमम डिवाइड हो सकते हैं करते जाएंगे। न्यूक्लियाई अपने आप को डिवाइड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। जब पूरा का पूरा न्यूक्लियाई, मैं पूरा का पूरा अमीबा डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई के साथ फिलअप हो जाता है ना, तब इसका आउटर पार्ट जो है वो क्या करना शुरू कर देता है? धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और एक ही बार में इतने ज्यादा प्लाज्मोडियम्स हमें मिल जाएंगे। एक ही टाइम में बहुत ज्यादा प्लाज्मोडियम्स हमें मिल जाता है। क्लियर हुए? इसका जब भी क्वेश्चन आएगा तो यार ये डायग्राम पक्का बना के आओ, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे। देन फर्मेंटेशन होगा क्या? पायरोगायरा के अंदर ये फर्मेंटेशन निकल के आ रही है। द ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप्स इनटू द स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। अब ये मैच्योर होने पर अपने आप ही अपने आप को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है, नेचुरली है। ठीक है, ईच पीस डिवाइड्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल। जैसे ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? ये स्पाइरोगायरा निकल के आ रहा था, ये अचानक से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा जब ये क्या हुआ? मैच्योर हुआ। अब हर पार्ट दोबारा से क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, फिर से ये प्रोसेस अक्कर करता है, लेकिन मैच्योर होने के बाद ही। ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। रीजनरेशन, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है।
देखिए फ्रेगमेंटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, उसके अंदर स्पाइरो वगैरह अपने आप को खुद डिवाइड कर रहा है, लेकिन रीजनरेशन के अंदर हाइड्रा, प्लेनेरिया एक्सीडेंटली डिवाइड होते हैं, मतलब बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स लगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण एक्सीडेंटली वो पार्ट्स के अंदर टूट गए, एंड ईच पार्ट अगेन ग्रोज टू द मेच्योरिटी। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर वो नेचुरली खुद अपने आप को डिवाइड करता है, और रीजनरेशन के अंदर वो अपने आप को खुद डिवाइड नहीं करता, एक्सीडेंटली एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण वो अपने आप डिवाइड हो जाता है। जैसे किसी ने चाकू लिया और काट दिया, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये क्यों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नेकेड आई से तो नजर नहीं आएंगे, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ये डिवाइड हो रहा है। इफ द ऑर्गेनिज्म इज समहाउ, उसने बोला ना समहाउ, कैसे भी, अपने आप नहीं, कैसे भी कट गया यार एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, समहाउ cut or broken into many pieces, each piece grows to the complete organism। एग्जाम्पल निकल के आएगी प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, ये निकल के आ रही है एग्जाम्पल। प्लेनेरिया अचानक से गलती से पार्ट्स में कट गया, तो ये ईच पीस वापस किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये दोबारा वापस क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। अब बडिंग क्या है? जब भी बडिंग को समझाना होता है ना, तो मैं बच्चे को यही बोलता हूं कि जैसे आपने प्लांट्स को देखा, जहां से फूल ने बाहर आना होता है ना, फ्लावर ने, वहां पर पहले फ्लावर की बड आती है बाहर, देखी हुई है ना? बस वहीं से हमने इसका नाम चुरा लिया बड। क्यों? क्योंकि जैसे फ्लावर की बड बाहर आती है ना प्लांट में से, उसी तरह से यहां पर डॉटर सेल निकल के आ रही है। धीरे धीरे ये बड निकलनी शुरू हो जाती है, एंड बड तब तक अपने आप को मदर सेल से डिटैच नहीं करती, सेपरेट नहीं करती, जब तक वो मेच्योर ना हो जाए। जैसे ही वो एक मेच्योर हो जाती है, वो अपने आप को मदर सेल से डिटैच कर लेती है। ठीक है, तो पूरे के बाद डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। A bud is formed which dwells into the tiny individuals. It detaches from the parent body upon maturation and dwells into the new organism। और इसकी एग्जांपल भी क्या निकल के आती है, हाइड्रा निकल के। ठीक है, और हाइड्रा क्या है, सी, पानी में मिलता है हमें हाइड्रा। कहां मिलता है? पानी में मिलता है। देन आगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं तुम्हें कि यार जनरली हमारे पास ऐसे प्लांट्स निकल के आ रहे हैं जिनके पास सीड्स नहीं है। उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल निकल के आती है बनाना। बनाना खाते हो तुम, कोई सीड नहीं निकलता। या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स मतलब सजाने के लिए जो फ्लावर्स को यूज किया जाता है, उनके अंदर कोई सीड नहीं होता। तो जिन प्लांट्स के पास सीड नहीं है, हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प के साथ उनकी ग्रोथ करवाते हैं। इन मेनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट सच एज, सीड्स नहीं है, वेजिटेटिव पार्ट है। फॉर एग्जांपल उसकी रूट्स की हेल्प के साथ। अब मनी प्लांट हम ऐसे ही उगाते हैं, मनी प्लांट का हम छोटा सा हिस्सा तोड़ के ले आओ, पानी में रख दो, वहां पर मनी प्लांट उगना शुरू हो जाता है। छोटी सी स्टेम तोड़ के ले आओ, मतलब इनके पास सीड्स नहीं है। ये प्लांट्स के किसी छोटे से पार्ट की हेल्प के साथ ही नया प्लांट उग जाता है। जैसे सीड्स एग्जांपल निकल के आएगी, स्वीट पोटैटो डायलियास, स्वीट पोटैटो शक्करकंदी, बाय स्टेम्स पोटैटो और जिंजर, बाय लीव्स ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन निकल के आएगा, मैं तुम्हें लिखवाऊंगा एट दैट मोमेंट, रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर ही। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिलता नहीं है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा सारा क्या निकल के आएगा। ठीक है, लीफ नोचिस बेयर बर्ड्स व्हिच डेवलप्स इनटू द प्लांट्स। तो ये लीव्स की हेल्प के साथ डेवलप हो सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड क्या निकल के आते हैं, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग। अब ग्राफ्टिंग की हेल्प के साथ कौन सा उगाया जाता है, मैंगो। कटिंग की हेल्प के साथ कौन सा उगाया जाता है, रोज। लेयरिंग की हेल्प के साथ कौन सा उगाया जाता है, जैस्मिन। आपको सिर्फ इसके नाम याद रखने की जरूरत है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया हो इसके बारे में। अब एक इसमें निकल के आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एनसीईआरटी के अंदर येलो पार्ट के अंदर बताया हुआ। टिश्यू कल्चर क्या है, किसी भी प्लांट के ना ग्रोइंग टिप्स, जहां से और ज्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी, ग्रोइंग टिप्स में से हम कुछ सेल्स को कट कर लेते हैं।
कुछ सेल्स को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, उन्हें हम एक ऐसे कल्चर मतलब ऐसे मटेरियल के अंदर रखते हैं जहां पर उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल सके, पेस्ट बनाते हैं हम उसकी, और उन ग्रोइंग सेल्स को ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम टिश्यू कल्चर, इसको नाम देते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, एक बार रीड करो। चलो रीड करते हैं एक बार। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट्स, these growing cells are kept in the culture medium, leads to the formation of the callus. Callus is then transferred to the hormone medium which cause the growth and differentiation. एग्जाम्पल इसकी क्या निकल के आएंगी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स या ऑर्किड्स, मतलब इन्हें टिश्यू कल्चर के अंदर रखा जाता है, जब ये और ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तब यहां से हम नए प्लांट की ग्रोथ को ले सकते हैं, नए प्लांट को उगा सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आपको इतना ही याद रखना है, इसके एडवांटेजेस याद रख रहे हैं पेपर के अंदर, पेपर में जनरली पूछे जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन आगे बेनिफिट्स क्या निकल के आ रहे हैं, वी कैन ग्रो द प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन एटसेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, ये इसकी एडवांटेजेस है। न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर, आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। हेल्प्स इन ग्रोइंग द सीडलेस फ्रूट्स, मतलब जिनके पास कोई सीड नहीं है उनकी ग्रोथ के अंदर काम आता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, देन आगे स्पोर फॉर्मेशन, ये लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निकल के आ रही है। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कवर्ड बाय द थिक वॉल्स, अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। स्पोर कुछ इस तरह से निकल के आते हैं, जैसे आपने घर में ब्रेड रखी, उसे यूज नहीं करे, चाहे फ्रिज में ही रख दो, आप अगर उसे 20 दिन के बाद या महीने बाद उसे देखेंगे ना, तो उसके ऊपर ना व्हाइट कलर के कुछ ना कुछ बने होंगे, वो स्पोर्स हैं बेटा। वो क्या है, स्पोर्स कहां से मिल रहे हैं, स्पोर्स सराउंडिंग में हवा में उड़ते जा रहे हैं, जैसे ही उन्हें एक ऐसी मटेरियल मिलता है जहां से उन्हें फूड मिल सकता है, वो वहां पर क्या कर देते हैं, अपने आप को लैंड, अपने आप लैंड नहीं करते, बाय एयर, बाय वाटर, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण वो क्या कर देते हैं, खाने वाली किसी चीज के ऊपर अगर लैंड कर जाएं, वहां पर क्या कर देते हैं, अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं। हम इसे कभी कभी उल्ली भी कह देते हैं कि उल्ली लग गई। ठीक है, तो स्पोर्स इस तरह से चलते हैं खाने की मटेरियल के ऊपर। जब उसने बोला ना अंडर द फेवरेबल कंडीशंस, तो मतलब खाने वाली चीज के ऊपर आके बैठ गए हैं वो, और खाने वाली चीज के ऊपर आपको ये नजर भी आएगा, घर पे जाके ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो तुम। 10-15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए ब्रेड का एक पीस रख के देख लेना, आप देखोगे उसके ऊपर धीरे धीरे स्पोर्स बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब हमारी नेकेड आई के साथ हमें स्पोर्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन डस्ट की फॉर्म के अंदर ये घूम रहे हैं हवा में, जैसे किसी खाने वाले मटेरियल के ऊपर जाके गिरते हैं, वहां पर जर्मिनेट हो जाते हैं, वहां पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं, तो इसे कह देते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, देन आगे निकल के आता है मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने डेफिनेशन बता दी थी, यहां पर पेरेंट, दो पेरेंट्स निकल के आएंगे, एक मेल एक फीमेल। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन, देखो वो फ्यूजन था, यहां पर फ्यूजन है, फ्यूजन मतलब मिलना, मेल गैमीट्स का और फीमेल गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं तब उन्हें कहना शुरू कर देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल सेलुलर नहीं है। अब फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन, विच रिजल्ट्स इन द वेरिएशन। वेरिएशन क्यों निकल के आ रही है, क्योंकि मदर कैन बी फ्रॉम द अनदर बैकग्राउंड, फादर कैन बी फ्रॉम द अनदर बैकग्राउंड, इसके कारण इनके अंदर वेरिएशंस निकल के आते हैं। अब इस चीज को अगर और अच्छे तरीके से समझाना हो तो यही कर, देखिए कास्ट सिस्टम आज की डेट में हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, हम कह देते हैं सोशल लेवल बन चुका कास्ट सिस्टम के ऊपर, लेकिन माइट भी, अब ये मेरी अपना एक नजरिया है कि यार ऐसा हुआ होगा,
लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को इसके बारे में काफी देर से पहले से पता है। ऐसा नहीं कि ये हमें अब पता चल रहा है कि वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। और ह्यूमन बीइंग्स ने सर्वाइवल के लिए कास्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था सो दैट कभी भी एक कपल सेम बैकग्राउंड से आके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अक्कर ना कर सके, इसलिए कास्ट सिस्टम डेवलप किया था। क्योंकि अगर सेम बैकग्राउंड से कपल आके फर्टिलाइजेशन करेगा, उसके गैमीट्स आके फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो ये डिजीज को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करवाता। फिर इसकी एग्जांपल में तुम्हें ये कह सकता हूं, अब क्या हुआ, हमने टाइगर्स रखे सुंदरबन डेल्टा के अंदर, कपल लाके रखा हमने टाइगर और टिग्रेस। अब हुआ क्या, थर्ड या फोर्थ जनरेशन में अचानक से वहां के टाइगर्स बनने शुरू हो गए। एंड देखो, वैसे ही वो स्पीशीज इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जब वो ऐसी स्पीशीज को कुछ होता है तो यार गवर्नमेंट एकदम से एक्टिव हो जाती है, यार ये क्यों हो रहा है। रिसर्च की गई कि यार अचानक ऐसा हुआ क्या, पहली वाली जनरेशन तो बहुत अच्छे तरह से चल रही थी। तो कारण क्या निकल के आया कि सेम बैकग्राउंड से गैमीट्स की फॉर्मेशन, गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन अक्कर कर रही थी, जिसके कारण उनके अंदर की जो डिजीज थे, जो पहले काफी कम थे, वो अगली अगली जनरेशन में पास ऑन होते गए। जैसे फादर से भी डिजीज मिल गए, मदर से भी डिजीज मिल गए, तो ऑब्वियस है ना, जो एक नया ऑर्गेनिज्म निकल के आएगा उसके अंदर डिजीज की रेशियो ज्यादा होगी। अब इनके भी आगे बच्चे हुए, उन्होंने आगे फर्टिलाइजेशन कर दी, अब ऑलरेडी डिजीज की परसेंटेज इंक्रीज कर चुकी थी सेकंड जनरेशन के अंदर। तो थर्ड जनरेशन में बैकग्राउंड सेम है ना, मदर और फादर का बैकग्राउंड सेम होने के कारण नया फिर से जो ऑर्गेनिज्म निकल के आएगा उसके अंदर डिजीज की रेशियो बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन निकल के आ रही थी, वहां पर डिजीज इतने हैवी हो चुके थे कि उनकी अननेचुरल डेथ होनी शुरू हो जाएगी, एकदम से डेथ होनी शुरू हो गई थी। तो आप समझ सकते हो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस कितनी नेसेसरी हैं फॉर द सर्वाइवल। और हमारा कास्ट सिस्टम इसी के लिए बनाया गया था शायद, कि हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस ला सके, सो दैट डिजीज के कारण डेथ होनी बंद हो जाए, डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। हाँ, अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब इसका कोई मायने नहीं रहा, लेकिन पहले जब बहुत छोटी छोटी पॉपुलेशन होंगी तब ये बड़ा इफेक्टिव रहा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो मेरे पास यहां पर दो तरह के प्लांट्स निकल के आते हैं। पहले तो प्लांट्स के अंदर मेरे 4 पार्ट्स निकल के आ रहे हैं, नेमली सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। अब आप यहां पर देख सकते हो, ये मेरे सेपल्स निकल के आ रहे हैं। सेपल्स क्या है, वो ग्रीन कलर का पार्ट जिसके कारण सारा का सारा फ्लावर होल्ड है। अगर आप वो ग्रीन कलर को नीचे से उतार दोगे तो ये जो पंखुड़ी है, जिन्हें हम पेटल्स बोल के चलते हैं इंग्लिश में, वो पंखुड़े बिखर जाएंगे। तो सेपल क्या है, जिन्होंने पेटल्स को होल्ड करके रखा हुआ है, अरेंज करके रखा हुआ है एक ही जगह पे। देन स्टेमन, ये मेरे पास स्टेमन निकल के आ रहा है, ये बिल्कुल जो फ्लावर के बीच में से ये बाहर निकल के आ रही है। और पिस्टल्स, ये जो निकल के आ रहा है ना, ये मेन बीच वाला पार्ट। अब ये जो स्टेमन निकल के आएगा इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स होंगे, और जो ये पिस्टल निकल के आ रहा है इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स होंगे, जिसे हम ओवा बोल के चलते हैं। अब दो तरह के प्लांट्स निकल के आते हैं मेरे पास, एक बाइसेक्सुअल है, एक यूनिसेक्सुअल है। और ये हमें क्या दिखाया हुआ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखाया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी जो डायग्राम दिया हुआ है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर का है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर का। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। यूनिसेक्सुअल कौन से होंगे, जिसके पास या तो अकेला मेल रिप्रोडक्टिव होगा या फिर अकेला फीमेल रिप्रोडक्टिव होगा। अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर सेल्फ पोलिनेशन चलती है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर क्रॉस पोलिनेशन चलती है। अब क्रॉस पोलिनेशन किसकी हेल्प के साथ होती है, इंसेक्ट्स की हेल्प के साथ, एयर की हेल्प के साथ, वाटर की हेल्प के साथ, जिसमें से मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब स्टेमन बाय एनी मींस किसी कोई ना कोई फोर्स की हेल्प के साथ मेल रिप्रोडक्टिव के पिस्टल तक पहुंचाने होते हैं। अब अगर यहां से स्टेमन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहां पर पिस्टल के ऊपर आके गिरते हैं, तो ये स्टाइल, ये पाथ है। स्टाइल क्या है, पाथ है, तीन चीजों को मिला के बना हुआ है। ऊपर वाला जो
अपर पार्ट है उसे स्टिग्मा बोलते हैं, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, इसे स्टाइल बोलते हैं, और नीचे ओवरी है। स्टाइल पाथ प्रोवाइड करता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंटर कर जाएं किसको, ओवा के अंदर, ओवरी के अंदर, जहां पर ओवा प्रेजेंट है, और उसके साथ वो फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन करके क्या तैयार करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इन्हीं के हेल्प के साथ आगे फ्लावर्स नहीं, पदर क्या बनाने हैं, फ्रूट्स बनाने हैं। प्रोसेस क्या है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। ये नजर आ रहा है ना स्टिग्मा, ये ऊपर स्टिग्मा, मैंने यही बताया आपको। यहां पर एंथर और फिलामेंट के अंदर के मेरे पास क्या बैठे हुए हैं, पोलन ग्रेन्स बैठे हुए हैं। पोलन ग्रेन्स को समहाउ स्टिग्मा के अंदर स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद स्टाइल के थ्रू वो कहां तक पहुंच रहे हैं, ओवरीज तक पहुंच रहे हैं। कहां तक पहुंच रहे हैं, ओवरीज तक। तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेल्फ पोलिनेशन कह देते हैं, और द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, जिसे क्या कहते थे, क्रॉस पोलिनेशन। मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया था आपको। स्टिग्मा सेम फ्लावर के अंदर है तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। अगर कोई दूसरे फ्लावर का निकल के आता है उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म द पोलन फ्रॉम द पोलन ट्यूब्स व्हिच पास थ्रू द स्टाइल। तो यहां पर वो जर्मिनेट करते हैं और स्टाइल के थ्रू वो कहां चले जाते हैं, रीच अप टू द ओव्यूल्स, जहां पर ओवरीज प्रेजेंट है। अच्छा, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक सेल बन रहा है ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की हेल्प के साथ, उसे हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट का नाम देते हैं। जाइगोट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। इसे हम सिंगल सेल कहना शुरू कर देते हैं। आगे जाइगोट जब डेवलप होता है अपने और ऑर्गन्स, या कह लो आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स करता है, हम उसे क्या बोलना शुरू कर देते हैं, एम्ब्रियो बोलना शुरू कर देते हैं। ओव्यूल डेवलप्स थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड्स। अब उसके ऊपर एक थिक कोट आ जाता है, क्योंकि उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसे बचाना है, तो थिक कोट आ जाता है। धीरे धीरे विद द टाइम वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, आगे फर्दर वो फ्रूट के अंदर चेंज हो जाता है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। बाकी का जो फ्लावर का पार्ट होता है वो जमीन पे गिर जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पेड़ पे लगे तुम्हें फ्रूट नजर आ रहे हैं, वो पहले कभी ना कभी क्या थे, फ्लावर्स थे। देन फर्दर इसका डायग्राम पेपर में आता है, इसके डायग्राम की लेबलिंग पेपर में आती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के चलेगा। यहां पर आपको जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ऑन द स्टिग्मा सारा दिखाया हुआ है कि ये एंथर्स पोलन ग्रेन्स आगे, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स ने अपने आप को यहाँ पर आके जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करते हुए ये देखो पूरा, ये जर्मिनेट का मतलब क्या है, यहां से एक ट्यूब सी निकल के आ रही है, ये पोलन ट्यूब कह देते हैं हम इसे। ये पोलन ट्यूब क्या कर रही है, अब देखो ये वाला जो पोलन ग्रेन आ रहा है, इसकी पोलन ट्यूब दिखा रहे हैं कि वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को हम यहां पर क्या बोल के चल रहे हैं, जर्मिनेट बोल के चल रहे हैं। वर्ड इसके लिए क्या यूज किया है, जर्मिनेट। तो ये स्टाइल रास्ता देता है जर्मिनेशन के लिए। ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे करती करती कहां तक जा रही है, ओवरी तक जा रही है, जहां पर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। और फिर बाद में यही पाथ को वो पोलर, ये देखो मेल जर्म सेल यही पाथ को फॉलो करता हुआ, मेल जर्म सेल क्या पोलन ट्यूब में से जाते जाते कहां चले जाते हैं, ओवरीज के अंदर चले जाते हैं। ओवरीज में वो ओवा के साथ क्या करते हैं, फ्यूजन का प्रोसेस करते हैं और फर्टिलाइज हो जाते हैं। ये प्रोसेस चल रहा है। अब ये हमें नेकेड आई से तो नजर आता नहीं, ये फ्लावर के अंदर चल रहा है भाई, ये फ्लावर के अंदर चल रहा है। देन आगे the seed germinates to form the plant under the suitable conditions such as air, moisture, etc. यहां पर यही चीज दिखाई हुई थी। आगे आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। यहां पर ह्यूमन बींग्स के अंदर बेसिकली किसकी बात की जा रही है, हमारी, मतलब रिप्रोडक्शन के अंदर यहां पर हम किसकी बात करेंगे, हमारी। इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस किया जाएगा। ह्यूमंस आर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मैच्योरेशन। अब हमने क्या बात की, मैंने क्या बोला था, एट द टाइम ऑफ बर्थ गैमीट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। गैमीट्स क्या हैं, सेल्स हैं, स्पेशल टाइप्स के सेल्स हैं। वो
एक सर्टन एज के बाद, मतलब गर्ल्स में वो एज निकल के आती है 10 इयर्स, बॉयज में जनरली वो एज निकल के आती है 12 इयर्स, वेरिएट कर सकती है। आज की डेट में चेंज हो गया है, गर्ल्स भी 8 की डेट में 8 इयर्स की एज के अंदर ही सेक्स सेल्स उनके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। अब जब भी ये गैमीट्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जब भी गैमीट्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे तो हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर निकल के आएंगे, हार्मोनल चेंजेस निकल के आएंगे। The period of the life when production of the germ cells, that is ova and sperm, start in the body, this period is called sexual maturation and is called puberty. ठीक है, ड्यूरिंग दिस फीमेल की बॉडी के अंदर काफी चेंजेस आएंगे, मेल की बॉडी के अंदर भी काफी चेंजेस आएंगे। गर्ल्स का एक मैच्योरेशन साइकिल चलना शुरू हो जाता है, जिसे हम पीरियड्स कहना शुरू कर देते हैं। और बॉयज की बॉडी के अंदर पहले तो ये गले के टॉन्सिल्स बढ़ जाएंगे, आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछे आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, बॉडी थोड़ी बल्की होनी शुरू हो जाती है, स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। गर्ल्स की बॉडी में भी डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर क्या आने शुरू हो जाते हैं, हेयर्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। बॉयज की बॉडी में भी ऐसे ही होना शुरू हो जाता है। तो ये साइंस होते हैं पुबर्टी के, ये हमें साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये पुबर्टी आनी शुरू हो गई है, कि उसके बॉडी अब गैमीट्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए होंगे। Changes at the puberty common in male and female, thick hair growth at the armpits and the genital area, पहले ही मैंने बोला था डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के ऊपर क्या आने शुरू होते हैं, हेयर्स। स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे रिजल्ट इन पिंपल्स, पिंपल्स आते होंगे, ठीक है। एक तो एक आध और साइन है, शीशे के आगे बड़ा करना शुरू कर देते हैं हम, ये बस यहाँ पे लिख नहीं सकते, है ना। स्नैपचैट बहुत ज्यादा यूज करनी शुरू कर देते हैं आजकल, ये नए नए चेंजेस आ रहे हैं, है ना शांत, शांत सा हुआ। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिकम्स इंक्रीज, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, ये मेंस्ट्रुएट का मतलब क्या निकल के आता है कि पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। बॉयज थिक हेयर्स ग्रोथ ऑन द फेस, वॉइस बिकम क्रैक, क्रैक मतलब भारी हो जाती है। इससे पहले 6 या 7th क्लास के अंदर अगर आप किसी से बात करोगे ना तो आवाज बिल्कुल मैच करती है। जैसे मुझे याद है एट द टाइम ऑफ माई मैरिज, मतलब तो मेरे ब्रदर इन लॉ 7th क्लास में था, लड़का है। अब उसकी एट दैट टाइम उसकी आवाज बिल्कुल मेरी मिसेस के साथ मैच करती थी, सुप्रीत मैम के साथ बिल्कुल मैच करती थी। एंड 1 साल तक तो यार पता ही नहीं चलता था फोन पे दोनों में से बात कौन कर रहा है। लेकिन जैसे वो 8th में गया या 9th में गया, एकदम से उसकी वॉइस चेंज होगी, क्रैक होनी, भारी होगी, पता चलता था कि अब वो कौन बोल रहा है। तो मतलब स्टार्टिंग के अंदर अगर आप छोटे बच्चों की आवाज भी सुनोगे ना, लड़का लड़की की आवाज के अंदर आपको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन पुबर्टी आने के बाद तो पता चलता है कि बॉयज की वॉइस ही अलग हो गया, गर्ल्स की वॉइस अलग तरह से निकल के आएगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेरे पास ऑर्गन कौन कौन से निकल के आते हैं, टेस्टिस। A pair of testes are located inside the scrotum, which is present outside the abdominal cavity. Scrotum has relatively lower temperature. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। बाकी बॉडी का टेम्परेचर तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास निकल के आएगा, वेयर स्कोटम टेस्टिस के बाहर पड़ा हुआ है, इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास निकल के आता है, 2 डिग्री बॉडी से कम होता है। लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स, मतलब क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी स्पर्म्स बनने हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बनते, उसके लोअर टेम्परेचर पे बनते हैं। तो स्कोटम के अंदर ही मेरे क्या प्रोड्यूस होने हैं, स्पर्म्स ने प्रोड्यूस होना है, तो स्पर्म्स स्कोटम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये टेस्टिस के बाहर पड़ा हुआ। आगे मेल जर्म सेल्स, यहां पर गैमीट्स को जर्म सेल बोला है, दैट इज स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हियर, किसके अंदर बनते हैं, टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है मेरे पास, स्कोटम। आगे टेस्टिस रिलीज मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। यार ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही दाढ़ी मूंछ आती है। और ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ी स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। बॉयज के अंदर इसकी अमाउंट ज्यादा होती है, गर्ल्स के अंदर इसकी अमाउंट कम होती है। इसी के कारण गर्ल्स के दाढ़ी मूंछ नहीं आती, अगर आती है भी तो बड़ी कम आती है, वो तुम थ्रेडिंग करा लेते हो, ठीक है। लेकिन ग्रोथ रेट अगर हेयर्स की देखी जाए तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। मतलब किसी की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा है तो मतलब उसकी दाढ़ी मूंछों की ग्रोथ ज्यादा निकल के आएगी। आगे इट इज
इट्स फंक्शन, फंक्शन क्या है टेस्टिस का, मतलब हार्मोन्स का, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स, लिमिटेड अमाउंट में स्पर्म्स बने, ये रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स, ब्रिंग द चेंजेस एट द पुबर्टी, ये हार्मोन्स ही सबसे पहले बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये पुबर्टी की एज लेके आते हैं, सिग्नल्स देने शुरू कर देते हैं, साइंस देने शुरू कर देते हैं कि बॉडी की मैच्योर होनी शुरू होगी। आगे वास डर्पन्स, इट पासेस स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस इनटू द यूरेथ्रा, मतलब स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर निकाल के यूरेथ्रा तक कौन लेके आता है, वास डर्पन निकल के आता है, और ये तुम्हें यहां पर दिखाई भी देगा, ये मेरा टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ही मेरा यहां पर स्कॉटम निकल के आ रहा है, अब ये मेरा यूरेथ्रा निकल के आ रहा है, तो ये पाथ निकल के आ रहा है जहां से स्पर्म्स अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये बाहर निकल के यहां पर कहां तक आ सके, यूरेथ्रा तक निकल के आ सके। आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम दिया हुआ, यूरेथ्रा, इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, यूरिन भी इसी पैसेज से बाहर आता है और स्पर्म्स भी इसी पैसेज से बाहर आते हैं। अच्छा, इसकी आउटर कवरिंग क्या निकल के आएगी, पेनिस, जो विजिबल पार्ट होगा उसे कह देते हैं हम पेनिस। आगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ग्लैंड कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, ग्लैंड्स क्या होते हैं यार, छोटी छोटी ट्यूब्स जहां से मटेरियल्स को एक पाथ के थ्रू आप पास करवा सकते हो, मतलब पैसेज है एक तरह से कि उसमें से पास भी कर सकते हैं, पास नहीं भी कर सकते, हम कह देते हैं सेमी परमिएबल, कि कुछ मटेरियल्स को अलाउ करेगा अपने में से पास करना, किसको नहीं करेगा, ये सेमिनल वेसल्स, हम उनके लिए क्या वर्ड यूज कर देते हैं, ग्लैंड्स। सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म्स, अब क्या होता है जब स्पर्म्स निकल रहे हैं उसके साथ साथ ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्पर्म्स की सिक्रीशन इजी कर देते हैं, सेमिनल वेसल से एक मटेरियल सिक्रीट करके, दिस फ्लूइड, फ्लूइड कह दिया ना उसने, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म्स को गीला करना है एक तरह से, जब वो यूरेथ्रा तक जा रहे हैं तो उन्हें गीला करता है, एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन इजी कर देते हैं, मतलब पेनिस के थ्रू उसको बाहर निकलना इजी कर देते हैं। लेकिन ये ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक तरह से सेमी परमेबल, मतलब मटेरियल बाहर तो निकल सकता है उसमें से लेकिन अंदर कुछ नहीं आ सकता वापस, तो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वेसल्स के अंदर। स्पर्म्स अलोंग विद सिक्रीशन ग्लैंड्स फॉर्म द सीमेन, मतलब जब स्पर्म्स सिक्रीशन ग्लैंड्स के साथ बाहर निकलते हैं हम उसके लिए स्पेशल नेम दे देते हैं सेमेन। देन आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या है, तुम्हारा पेट का लोअर पार्ट, ठीक है, पेट का लोअर पार्ट को एब्डोमेन कह देते हैं, और एब्डोमेन के दोनों साइड्स के ऊपर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ओवरीज प्रेजेंट है, तो मतलब एक टाइम पे 2 ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ए फीमेल बॉडी, ठीक है, और अगर दोनों के दोनों ओव्यूल्स फर्टिलाइज हो जाए तो ट्विंस पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ट्विंस लड़का और लड़की भी हो सकते हैं, लड़का लड़की भी हो सकते हैं, लड़की लड़की भी हो सकते हैं। एक और वे है ट्विंस पैदा होते हैं जब एक्सीडेंटली एक ही ओवा फर्टिलाइज हुआ था लेकिन एक्सीडेंटली वो 2 में डिवाइड हो जाए, फीजन का प्रोसेस चक्कर कर जाए उसके अंदर, फिर ऐसे जो ट्विंस पैदा होते हैं इनकी काफी हद तक शक्लें मैच करती हैं और इनका सेक्स सेम होगा, मतलब या तो दोनों के दोनों मेल्स होंगे या तो दोनों के दोनों फीमेल्स होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके केस में, मतलब आपको ऐसा कोई केस पता है जहां पे ट्विंस हैं, लड़का और लड़की, वहां पर क्या हुआ, दोनों के दोनों ओव्यूल्स एट द सेम टाइम फर्टिलाइज हो गए थे, और मेरे पास ऐसे बड़े बच्चे आए हैं जहां पे मेरे पास 2009 और 10 के अंदर बच्चे पढ़े थे, जैस्मिन और अभिषेक, ट्विंस थे दोनों। उसके बाद भी रायन इंटरनेशनल के मेरे पास 2 स्टूडेंट्स पढ़े थे, ट्विंस थे, एक लड़का था एक लड़की था, वो क्लियर कट केस है कि दोनों के दोनों ओव्यूल्स एट द सेम टाइम क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गए। समझ में आ रही बात? आगे, फीमेल जर्म्स आर कोल्ड एग्स, एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, मतलब ओवरीज के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द गर्ल, 1000 ऑफ द, ठीक है, जब बर्थ होता है गर्ल का, इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट है। एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी आती है, सम ऑफ द एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, धीरे धीरे मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं सब। 1 egg is produced every month, मतलब 1 मंथ के एग प्रोड्यूस हो रहा है बाय 1 of the ovaries, हमारे पास 2 ओवरीज हैं
तो एक मंथ के अंदर 2 एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो ओवरीज के अंदर मेरे पास यहां पर जर्म सेल्स पड़े हुए हैं, जब फर्टिलाइजेशन अक्कर करनी होती है ना, तो क्या होता है, यहां से ओवरी से मतलब यूरेटस के अंदर, जिसे हम पंजाबी में या हिंदी में बच्चादानी कह देते हैं, यूट्रस कह देते हैं हम उसे, यूट्रस के अंदर ये एग्स ये ट्रांसफर किए जाते हैं ओविडक्ट, ये ट्यूब जो निकल के आती है इसे फैलोपियन ट्यूब भी कह देते हैं, ओविडक्ट भी कह देते हैं। ओविडक्ट पाथ को फॉलो करता हुआ अगर रिप्रोडक्शन करवानी है, मतलब फर्टिलाइजेशन होनी है, अगर स्पर्म्स मिलते हैं, इसे स्पर्म्स यहां पे आएंगे, तो ये फैलोपियन ट्यूब को फॉलो करती हुई ये एग्स यहां पर चले जाते हैं, इसके अंदर चले जाएंगे, यूट्रस के अंदर। अच्छा, यूट्रस के अंदर क्या होता है, अब ध्यान से समझना, पीरियड्स कैसे आते हैं उसको समझना। यूट्रस के अंदर क्या होता है, एवरी मंथ यूट्रस के अंदर एक थिक लेयर एक तरह से आनी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेजेंट है। ये थिक लेयर क्यों आ रही है, थिक लेयर एवरी मंथ आएगी, ये दिमाग में, ये नेचर ने दिमाग में ये रखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन अगर अक्कर करगी, तो जो जायगोट निकल के आ रहा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड पास कर रहा है। अच्छा, अगर तो फर्टिलाइजेशन अक्कर कर जाती है तो 9 मंथ तक कोई पीरियड्स नहीं आएंगे, फिर वो जो लेयर निकल के आ रही है, ब्लड वेसल्स वाली लेयर्स निकल के आ रही हैं, तो वो सेफ रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन अक्कर नहीं करती तो ये 27 डेज का साइकिल निकल के आता है, ठीक है, ये लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जब ये लेयर ब्रेक होती है तो ब्लड निकलता है बॉडी में से, ये चीज है और कुछ नहीं। लेकिन ये कहां पे आती हैं, यूट्रस के अंदर निकल के आती हैं ये सारी लेयर्स, नेचुरल प्रोसेस है। और ये तब तक आता रहेगा जब तक हमारी बॉडी के, जो गर्ल्स की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स, ओव्यूल्स हैं, वो सारे के सारे मैच्योर नहीं हो जाते। अब ये लगभग 42 या 45 की एज के बीच बीच में लगभग जितने भी आपकी बॉडी के अंदर एट द टाइम ऑफ सेल्स थे, ओव्यूल्स थे, वो मैच्योर एक बार हो चुके होते हैं, उसके बाद ये साइकिल्स आने बंद हो जाते हैं। एंड अगर उसके बाद अगर साइकिल्स आते हैं तो प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर, वो बहुत जरूरी है कंसल्ट करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई माल फंक्शनिंग हो गई है, वो चेक करवाना पड़ता है, ठीक है। अब आज की डेट में यूट्रस का कैंसर भी आना शुरू हो गया, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का कि अगर 42 या 45 की एज के बाद ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये जनरली साइंस निकल के आते हैं कि यार यूट्रस कैंसर तो नहीं हो गया। तो एट टाइम आपके घर में अगर पेरेंट्स, बड़े या कोई बैठा है, बुजुर्ग बैठा हुआ है, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो इमीडिएटली कंसल्ट डॉक्टर। आगे, when the egg fertilized, the fertilized egg called zygote is planted in the uterus and dwells in the embryo. The embryo gets nutrition from the mother's body, blood, with the help of the special tissue called placenta. सुनना, अब हुआ क्या, 2013 में my missus was pregnant, तो हम रेगुलर एक मतलब 9 मंथ की स्टार्टिंग के अंदर ही ना हम रूटीन चेकअप के लिए गए, तो डॉक्टर कहता है आप ना एक स्कैन करवा लीजिए। अब डॉक्टर को देख के समझ में आ गया था समथिंग इज रॉन्ग, तो हमने क्या, चलो नॉर्मल सी स्कैन होगी, करवा लेते हैं। अब स्कैन करवाने के बाद डॉक्टर ने इमीडिएटली कह दिया कि इनकी रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। जैसे ही उसने रिपोर्ट देखी तो उसने कहा भाई बच्चा फीड नहीं ले रहा। कहता अब हमें ये नहीं मालूम कि वो 10 दिन से फीड नहीं ले रहा कि 7 दिन से, कि उसने आज ही छोड़ी है, बट कहता फीड नहीं जा रही बच्चे को। फीड कहां से जाती है, प्लेसेंटा से। बच्चे ने फीड लेनी बंद कर दी थी मदर के अंदर से, मदर की बॉडी में से, जिसके कारण अब 9 मंथ्स के बेबी का जितना साइज स्कैन के अंदर आना चाहिए वो पता चल रहा था श्रिंक कर रहा है। वो क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है बच्चा, ठीक है। अब ये रंजीत के साथ हुआ। रंजीत प्रीमेच्योर क्यों हुआ, उसकी 29 में थी डेट, वो 16 अप्रैल को हुआ। उसका कारण ये है कि उसने प्लेसेंटा से फीड लेनी बंद कर दी थी। फिर इमरजेंसी में डॉक्टर ने ऑपरेट किया था फिर, और श्रिंकिंग का प्रोसेस ये निकल के आ रहा था एट द टाइम ऑफ बर्थ वो सिर्फ 1400 ग्राम का हुआ था। अब एक दिन पहले उसकी स्कैन हुई, अब नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने टीम तैयार कर ली, फिर उससे पहले भी स्कैन करी। एक रात के अंदर अंदर ही 100 ग्राम वेट कम हो गया था, फिर स्कैन के अंदर शो हो रहा था।
तो प्लेसेंटा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारी की सारी फीड उसे प्लेसेंटा के थ्रू जानी है, ठीक है। और फॉरेन कंट्रीज में प्लेसेंटा को कट किया जाता है, और वो प्लेसेंटा का रूल क्या है, वैसे तो इंडिया में तो डॉक्टर्स कट कर देते हैं, अलाउड नहीं है फादर को जाना। फॉरेन कंट्रीज में फादर को बुलाया जाता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और प्लेसेंटा को कट करवाया जाता है, ठीक है। अब जब एक छोटा बच्चा होता है, आपने उसकी नेवल देखी है, नेवल के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ होता है, ये जो नेवल के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का होता है ना, ये प्लेसेंटा है, जिसे कट कर दिया अब हमने एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसे कट कर दिया, क्योंकि मदर से उसे डिटैच किया जा रहा। फिर समझ में आई बात? तो वो नेवल से वो ब्लैक ब्लैक को उतारने के लिए एक छोटी सी मेडिसिन लगाते हैं पुराने बुजुर्ग, ब्लू कलर की, वो उतारने के लिए लगाया जाता है। नेवल का पार्ट हमारी बॉडी के अंदर, नेवल का काम बस यही है, पेट के अंदर, उसके बाद ये अनयूज्ड पोर्शन है हमारी बॉडी का। ये प्लेसेंटा नेवल में से, जब वो मदर के वॉर्म में है, नेवल में से प्लेसेंटा निकल के मदर के वॉर्म के साथ अटैच्ड है, तो ये नेवल से कट करना पड़ता हमें, ये कट करके चलना पड़ता हमें, ठीक है। the time period of the fertilization up to which the baby, birth of the baby is called, इसे कह देते हैं gestation period, and it is about 9 months males, human beings के अंदर। एलिफेंट के अंदर 2 साल का है, 2 years का है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, उनकी जो जेस्टेशन पीरियड है वो भी डिफरेंट है। आगे, when the egg is not fertilized, ये मैं बता चुका हूं आपको, या यूट्रस प्रिपेयर itself every month to receive the fertilized cell, यूट्रस तो अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करता जाएगा। The lining of the uterus become thick and spongy, required to support the embryo, हर महीने बन जाता है, चाहे वो फर्टिलाइज हो चाहे ना हो। When fertilization had not taken place, this lining is not needed any longer, this lining breaks and comes out through the vagina as blood। वेजिना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेजिना इज द पार्ट जहां से स्पर्म्स, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गैमीट्स एंटर करेंगे फीमेल की बॉडी के अंदर। एंड बड़ा ध्यान रखना पड़ता है वेजिना का, कभी कभी यहां से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। throughout the vagina as blood and mucus, this cycle takes around 28 days, मैंने 27 बोला था, 28 days का होगा every month, and is called menstruation। अब पुराने जमाने में तो इसके बारे में बात ही नहीं की जाती थी, लेकिन अब बहुत ओपनली इसके बारे में बात की जाती है, क्योंकि अगर टेक केयर ना किया जाए तो ये इंफेक्शन का कॉज निकल के आ सकता है, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एंड अगर देखा जाए तो फीमेल की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके निकल के आती है। कहा जाता है कि 206 हड्डियां अगर तुम्हारी इकट्ठी तोड़ दी जाएं, उतनी पेन होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इतनी पेन बेयर करके आता है। तो जनरली यही बोला जाता है कि आफ्टर गिविंग ए बर्थ टू ए चाइल्ड, के लड़की का तो एक नया जन्म हुआ, वो इतनी पेन बेयर करके आती है, वैसी उतनी पेन अब और कोई बच्चा, मतलब अगर मेल्स की बात की जाए, उन्होंने तो कभी सही नहीं होगी, तो एक डिफरेंट सी रिस्पेक्ट है इसी चीज के लिए शायद माइट भी। आगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम यहां पर अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं, एसटीडी, जिसमें एड्स की बात की जाएगी या और डिजीज जो निकल के आएंगे। मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज, बैक्टीरियल कौन से आएंगे, गोनेरा एंड सिपिल्स। वायरल, इसमें एचआईवी एड्स वगैरह निकल के आते हैं, तो ये बैक्टीरिया और ये लर्न करके चलने हैं, ये एमसीक्यूज में निकल के आ सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन it is the avoidance of the pregnancy and can be achieved by preventing the fertilization of the ova। मतलब अगर आपको लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन अक्कर कर रही है and you are not ready for that, तो आपको क्या करना होता है, 24 आवर के अंदर अंदर ही एक पिल को इनहेल करना होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाती है। जब हम छोटे थे तब एड आती होती थी मालाडी, वो पिल्स का नाम था, कंपनी का नाम था, इसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को खत्म करने के लिए। मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, एक तो फिजिकल बैरियर है, एक केमिकल है, टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ द एग एंड स्पर्म्स, एंड दूसरा यूज द कॉन्डम्स
सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम, कॉन्डम्स के ऊपर तो बड़ी एड्स आती हैं आज के डेट में। केमिकल मेथड क्या आते हैं, यूज द ओरल पिल्स, मैंने बोला ना इनहेल कर जाओ अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी का डाउट भी हो रहा है। These changes hormonal balance of the body so that eggs are not released, ठीक है। केमिकल चेंजेस के अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि हार्मोनल इंबैलेंस कर दें कि एग्स रिलीज ही ना हो। थर्ड, मे हैव साइड इफेक्ट्स, इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स निकल के आते हैं। अब फर्दर जब पेरेंट्स को लगता है कि यार 2 बच्चे हो गए हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज का झंझट ही खत्म करने के लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी यूट्रस को ही बाहर निकलवा देते हैं ऑपरेट करवा के। फीमेल की क्यों बड़ी, क्यों, यूट्रस के अंदर तो एम्ब्रो ने ग्रो करना, अगर यूट्रस नहीं होगा एम्ब्रो कभी ग्रो ही नहीं होगा, ओवा कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। अगला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड निकल के आता है कोपर्टी, ये कोपर्टी लगा दिया जाता है, इट इज प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। आजकल इसे कोई यूज नहीं कर रहा, यूट्रस को ही रिमूव करवा देते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। पर उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इन केस आगे मूड बन जाए उनका कि हाँ यार जैसे बच्चे की डेथ हो गई है, चलो सेकंड चांस ले लें या थर्ड चांस ले लें, तो फिर वो ले नहीं पाएंगे, तो यूट्रस वाला कंसेप्ट वो दें। हाँ, ओल्ड एज में जाके यूट्रस को रिमूव करा देते हैं कैंसर से बचने के लिए। सर्जिकल मेथड्स, इन मेल्स द वास डर्पन्स इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द स्पर्म्स ट्रांसफर, ठीक है। मेल्स के अंदर भी आता है, सिर्फ फीमेल्स की बॉडी के अंदर नहीं होता, मेल्स के अंदर भी हो रहा है। इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द एग ट्रांसफर कॉल्ड टुबेक्टोमी। अब याद रखिएगा ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिकॉज हमारी जो कंट्री निकल के आती है इसके अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन रैंक 1 है, तो ये यहाँ पर पार्ट रखा ही इसलिए गया है कि हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल, बच्चों को पहले ही 10th क्लास से समझाना शुरू कर दें कि हाउ दे कैन कंट्रोल द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। आगे फीमेल फुटिसाइड, अब यार बच्चे को मार देना पेट के अंदर ही, उसे कह देते हैं फुटिसाइड। अब यार जैसे ही हमने स्कैन करवाया, स्कैन के अंदर सेक्स के बारे में पता चल जाता है बच्चे के, तो इंडिया के अंदर फीमेल फुटिसाइड बहुत होता था कि गर्ल्स को पेट के अंदर ही मरवा देना, तो उसके लिए प्रिकॉशंस लिए अब डॉक्टर्स के ऊपर बैन है कि वो स्कैन करेंगे लेकिन उसके अंदर वो सेक्स के बारे में रिवील नहीं करेंगे, वेयरएज फॉरेन कंट्रीज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर रिवील कर देते हैं। The practice of the killing of the female child inside the womb is called female foeticide. For a healthy society, a balanced sex ratio is needed that can be achieved by educating people to avoid the malpractices like female foeticides and the paternal sex determination. अब पंजाब के अंदर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया हमने, लेकिन अभी भी काफी स्टेट्स इंडिया की ऐसी हैं जहां पर ये चीज प्रैक्टिस की जाती है, तो उसके ऊपर कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉज क्रिएट करके। पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन इज लीगल ऑफेंस in our country so as to maintain the balanced sex ratio। अब हमारी कंट्री के अंदर बैलेंस सेक्स रेशियो के लिए ये सारी चीज की जा रही है। अब इसमें एजुकेट भी किया जा रहा है कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, सारा एजुकेट किया जाता है, और डॉक्टर्स के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज हैं, अगर वो ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस करवाते हैं तो उनको जेल हो सकती है। तो दिस इज द सिंपल वन शॉट वीडियो जिसके अंदर मैंने एक बार तो सारा रिवाइज करवा दिया आपको, रिप्रोडक्शन चैप्टर क्या है। हम धीरे धीरे इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते जाएंगे। लर्निंग वाला चैप्टर है, टाइम निकालना ही पड़ेगा लर्निंग के लिए। चलो, गुड इवनिंग।